चलो अच्छा है, झाड़ू पोंछा लगा लिया, अब थोड़ी देर आराम कर लूंगी, अभी तो नाश्ता पानी भी बनाना रह गया है। इतने में अंजलि की ननन चारू उस जगह में चप्पल से गंदगी मचा देती है। सत्यानाश ना हो इस चारू का, दो दो आंखें होते हुए भी अभी देखकर नहीं चल सकती। ये क्या किया आपने ननन जी, मेरा काम बढ़ा दिया, अभी अभी पोंछा मारा था। हाँ तो दोबारा से लगा दो भाभी, कौन सा तुम्हारे हाथ घिस जाएंगे। जब मुंह खोलोगे उल्टा ही बोलोगी, इससे बहस करना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। यूं तो ननंद भाभी के बीच का रिश्ता कच्ची कैरी के जैसा होता है, जिसमें खट्टी मीठी नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन अंजलि सबके साथ घुल मिल कर रहती है, जबकि उसकी ननंद चारू बर्ताव से बिल्कुल टेढ़ी खीर है, जो कि बात बात में घमंड दिखाती है। अरे बहू, क्या बनाया है? जो खाना बनाया है जल्दी से परोस दे, भूख लगी है। जी पापा जी, बस खाना तैयार है, मैंने फली की सब्जी और गर्मा गर्म फुलके बनाए हैं। अरे वो फिर तो आज मैं पेट भर के रोटी खाऊंगा। पूरा परिवार खाना खाने लगता है, तभी चारू चिढ़कर खाने से मना कर देती है। भाभी, आपको पता है ना, फली की सब्जी में से मुझे स्मेल आती है, मुझे नहीं खाना ये। पर चारू एक बार खाकर तो देखो, सब्जी अच्छी बनी है, मैंने एक एक फली मेहनत से तोड़कर बनाई है। नहीं, मुझे मलाई चाप खाने का मन है, मेरे लिए बना कर लाओ। पर दीदी चक्कर तो देखिए। अरे ओ मेरी मोटी बुद्धि वाली बहू, तुझे समझ में नहीं आता, एक बार मेरी बेटी ने खाने से मना कर दिया तो क्यों जबरदस्ती कर रही है। जाकर मलाई चाप बना कर ला। जितने दिन नंद भाई के घर में और मायके में है, उसकी खातिरदारी कर ले, कल को तो ससुराल चली जाएगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब ये निठल्ली ननंद की विदाई होगी, अब मुझको ही कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। अंजलि अपने पति प्रदीप से अपनी ननंद की शादी की बात करती है। देखो जी, पिछले 2 सालों से मैं ननंद जी के नखरे झेल रही हूँ, बात बात में घमंड दिखाती हैं और खाने में तो हजारों नखरे हैं। वैसे भी 24 की हो गई है चारू, अब तो उसकी शादी करवाओ। ठीक है अंजलि, मैं करता हूँ बात। प्रदीप चारू के लिए रिश्ते ढूंढने लगता है और कुछ दिन में चारू का रिश्ता पार्वती के इकलौते बेटे आरव से हो जाता है। नहीं नहीं मम्मी, मुझे इतनी जल्दी जल्दी शादी करके घर के कामों में नहीं पड़ना। ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे को मक्खन लगाना पड़ेगा। ननंद जी एक बार फिर सोच लो, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, लड़का इकलौता है। और दूसरी बात बेटी, ननंद की झिकझिक नहीं है, घर में नौकर चाकर लगे हैं, तुझे काम धाम भी नहीं करना पड़ेगा। ये सुनते ही चारू तैयार हो जाती है और चट मंगनी पट ब्याह करके अंजलि अपनी घमंडी ननंद को ससुराल भेज देती है। भला टली, अब बस ये लौट क्यों ना आए। इधर चारू के मुंह से जैसे लखपति करोड़पति ससुराल में ब्याहे जाने की खुशी में लार टपक रही थी। हाय मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होगी, मेरे पति इकलौते हैं, उसमें ननद भी नहीं है, और तो और मेरे आगे पीछे नौकर चाकर घूमेंगे, बड़ा बंगला गाड़ी सब होगा। लेकिन चारू के ख्वाब जैसे मिडिल क्लास ससुराल देखकर टूट जाते हैं। दरवाजे पर आरती की थाली लिए सास पार्वती आंखें बिछाई खड़ी थी। आजा आजा मेरे घर की लक्ष्मी, तेरा स्वागत है। भारी भरकम लहंगे में गर्मी से घमंडी ननंद की हालत खराब हो चुकी थी, माथे से टप टप पसीना बह रहा था। हाँ ये है मेरा ससुराल, बंगला गाड़ी तो दूर, यहाँ तो एसी भी नहीं लगी हुई है। मेरे साथ तो वही कहावत हो गई, बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। मैं भाभी को छोड़ूंगी नहीं, उसका जुलूस नहीं निकाला ना तो मैं भी उसकी ननंद नहीं। गर्मी से तिलमिलाकर पैर पटकते हुए चारू अपने कमरे में आती है। आरव भी उसके पीछे पीछे आता है। चारू, तुम अचानक से कमरे में क्यों चली आई? तो क्या करूं, वहाँ गर्मी में उबलती रहो क्या? हाँ, मुझे सोना है। लेकिन चारू, ये जगह मेरी है, मुझे इस साइड के बिना नींद नहीं आती। तो आदत डालो, क्योंकि कूलर में तो मैं सोऊंगी। कहीं से भी ये बेडरूम नहीं शादीशुदा कपल का लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कबाड़ खाना है, ना कोई पेंट ना कोई इंटीरियर। घमंड में चूर चारू अपने पति को 4 बातें सुनाकर मुंह टेढ़ा करके सो जाती है। 1-2 दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। तभी एक दिन दोपहर को दीपिका अपने दोनों बच्चों चीनू टिंकू के साथ रहने आ जाती है। चलो चलो बच्चों, अंदर चलो। अरे अरे, ऐसे अंदर कहाँ घुसी चली आ रही हो, धर्मशाला समझा है क्या? चारू की टेढ़ी बोली सुनकर दीपिका दांत पीसकर करारा सा जवाब देती है। ये पागल औरत कौन है, मुझे मेरे ही घर में आने से मना कर रही है। माँ माँ, भैया कहाँ हैं आप लोग? दीपिका मेरी बच्ची आ गई, तो इससे मिल, ये तेरी भाभी है, और चारू बहू ये तेरी ननंद है, और ये दोनों इसके बच्चे। ससुराल में आई अपनी शादीशुदा ननंद उसके दोनों बच्चों को देखकर जैसे घमंडी कामचोर चारू के सीने पर सांप लौट जाते हैं।
अरे कैसे हैं आप दोनों? मेरे प्यारे भांजे, देखो तो कैसे पसीने में भीग गए हैं। चारू, बच्चों के लिए ठंडा जूस बना दो। जी अच्छा। चारू को न चाहते हुए भी ननंद की मेहमान नवाजी करनी पड़ती है। किसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। देखो तो, अभी अभी घर की सफाई की थी मैंने और इन दोनों कच्चे बच्चों ने फिर से कूड़ा मचा दिया। पता नहीं ये ननंद रानी ससुराल छोड़कर आई क्यों है। चारू अपनी ननंद को कोसते बड़बड़ाते हुए सफाई करती है। बहू जल्दी से नाश्ता बना ले। जा रही हूँ माँ जी, मेरे भी कोई 4 हाथ नहीं लगे। चारू गुस्से में पैर पटकते किचन में आ जाती है। अपने घमंड में वो ननंद का बहुत निरादर भी करती है। मेरे बस की नहीं है ये शादीशुदा ननंद और उसके बच्चों के सर दर्द झेलना। अपना ससुराल छोड़कर मायके में आकर दही की तरह जम गई है। जीना हराम किया हुआ है। मैं तो बस 1-2 दिन और देखूंगी, वरना मायके चली जाऊंगी। चारू जानबूझ के ननंद और उसके बच्चों के चलते कच्चा पक्का जला खाना बनाती है ताकि उन्हें भगा सके, और जब उसकी कोई भी कोशिश सफल नहीं होती तो वो अपना सूटकेस उठाकर ससुराल छोड़कर अपने मायके लौट आती है, जहां सब नाश्ता कर रहे थे। बहुत ही नमकीन स्वादिष्ट पराठे बनाई है बहू ने, और गर्मी के मौसम में ऐसे सादे पराठे ही अच्छे लगते हैं, भरे हुए नहीं। बहू, एक और देना। जी पापा जी, ये लीजिए। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। इतनी सुबह सुबह को कौन आ गया? अंजलि जैसे ही दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर अपनी घमंडी ननंद को देखकर दंग रह जाती है। उसके अगल बगल में 2 बड़े सूटकेस भी थे। दरवाजा खोलते ही घमंड में फूल रही ननंद जोर से चिल्लाती है, एक दरवाजा खोलने में इतनी देर लगती है क्या? अब मेरा रास्ता छोड़ो, हटो। ननंद जी, आप यूं अचानक ऐसे मायके में? क्यों, मैं आ नहीं सकती क्या? मेरी मम्मी डैडी का घर है। चारू घमंड दिखाकर घर में घुस जाती है और पेट सहलाते खाने के टेबल पर बैठ जाती है। अरे वाह, मेरी पसंदीदा प्लेन पराठे, अचार, दही, मलाई कोफ्ता भी है। ओए होए। चारू अपनी भाभी के हिस्से का खाना थाली में डालकर खाने लग जाती है। बेचारी भाभी खड़ी टुकुर टुकुर देखती रह जाती है। हे भगवान, ये आफत क्यों मेरा मिट्टी पहाड़ करने चली आई ससुराल छोड़कर। टशन भरी आंखों से घमंडी चारू अपनी भाभी की शक्ल देखकर कहती है, ये तो बस शुरुआत है भाभी, मैंने भी तुम्हारे नाक में दम नहीं किया तो कहना। सास मधु बहू को भयंकर गर्मी में अपनी बेटी के मेहमान नवाजी में लगा देती है। देखते देखते दिन भर में बारात भर के बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। हे भगवान, कितने सारे बर्तन हैं, इसको घिसते घिसते मैं न चल बसूं। बर्तन धोने में भाभी पसीने में नहा धो जाती है। ओह, धुल गया बर्तन, अब जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। इतने में घमंडी ननंद आकर ऑर्डर फरमा देती है। ओ मेरी कामचोर निखट्टू भाभी, शाम के 4 बज गए हैं, चलो चाय पकौड़े बना लो। इतनी गर्मी में चाय कौन पिएगा चारू? मैं पीऊंगी, अब अलसाई भैंस मत बनो, चलो चाय बनाओ। अपनी ननंद के ढीठ पने से अंजलि परेशान हो जाती है। इसी तरह से वक्त गुजरता है। चारू पूरा दिन भर अंजलि को अपने आगे पीछे नचाती है। हालांकि माँ बधू ये सब देखकर भी अनदेखा कर रही थी, लेकिन प्रदीप सारे हालात समझ रहा था। प्रदीप, तुम्हारी बहन ने मेरा जीना हराम कर रखा है, ससुराल छोड़कर आ गई और यहाँ मेरी मिट्टी पहाड़ कर रखी है, कुछ करो। अंजलि, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल सकता हूँ, न उसके लिए। ठीक है, तो फिर अब देखो तुम। अंजलि पूरी तरह से अपनी ननंद को भगाने पर तुल जाती है। सुबह सुबह को वो फैलकर सो रही होती है तो अंजलि जानबूझकर पंखा बंद कर देती है। भाभी, पंखा क्यों बंद किया है? क्यों ननंद जी, भगवान जी ने आंखें क्या तुम्हें गिट्टे खेलने के लिए दिए हैं? देख नहीं सकती, झाड़ू लगा रही हूँ। चारू उठकर चली जाती है। पूरा दिन बीत जाता है। अंजलि नाश्ता नहीं बनाती है। क्या भाभी, आज की तारीख में नाश्ता नहीं बनेगा क्या? उफ, रोज रोज तो खातिरदारी करवाती हो मुझसे, एक दिन खुद भी हाथ पैर चला लो। देखो, स्लीप वेल का गद्दा बनी जा रही हो। हाँ, तो कम से कम तुम्हारी तरह चिमरखी तो नहीं हूँ भाभी। दोनों ननंद भाभी के बीच में तू मैं छिड़ जाती है। बेशरम बेगैरत कहीं की, इतनी चुभ रही है मेरी बातें तो अपने ससुराल में जाकर क्यों नहीं बैठ जाती है? भाभी का भयंकर रूप देखकर चारू अपना सामान उठाकर आखिर में उल्टे पांव ससुराल लौट जाती है और अंजलि हाथ में झाड़ू उठा के मुस्कुरा मुस्कुरा के गाती है, आए हाय, मजे आए, ओए होए मजे आए। उस दिन से दोनों ननंद भाभी अपने अपने ससुराल में ही खुश रहती हैं।